वर्ग 10 के अर्थशास्त्र को चालू करते हैं और सभी चैप्टरों को इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट रहेगा, इसी से आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग इतना को याद कर लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? रैगनर नरकस ने। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। किसने कहा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहले पंचवर्षीय योजना का। जो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश में। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2400 कैलोरी। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि को। भारत में नीति आयोग की गठन या स्थापना हुई थी जनवरी 1915 में। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? तो कृषि, खनन, पशुपालन, ये सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास संबंधित है गुणात्मक परिवर्तन से परिमाणात्मक परिवर्तन से, ये दोनों हो जाएगा सही। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण। अब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मूल्य आयोग विधि। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। भारत में वित्त वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 में। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किससे शामिल किया जाता है? आयकर को। 2008 से 2009 के
अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपया। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, इनमें से सभी। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं आय। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है कृषि। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है 41.4%। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है 4.2%। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है मौद्रिक उत्पादन। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि से, व्यावसायिक गणना विधि से, उत्पादन गणना विधि से, उपयुक्त में से सभी सही है। अब तीसरा चैप्टर देखेंगे मुद्रा, बचत एवं साख। इसमें पहला क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है चालू जमा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की है? 8 नवंबर 2016 को। रूस की मुद्रा है रूबल। स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना। साख का आधार क्या है? विश्वास। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हार्टले विदर्स। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों। इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? 10 रुपये का नोट। एटीएम का अर्थ है या फुल फॉर्म है स्वचालित टेलर मशीन। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चित्र मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। चौथा चैप्टर देखेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसमें पहला क्वेश्चन है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1976 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975 में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1919 में। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1904 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायत की
वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पुनर्वलोकन हेतु, बैंक की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु, ये सभी के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। पुनर्वलोकन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? व्यावसायिक बैंक। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 14 गो। वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ है? तो 1904 में। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। अब 5वां चैप्टर देखेंगे, रोजगार एवं सेवाएं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, दूसरा क्षेत्र में आते हैं उद्योग यानी कंपनी, और तीसरा क्षेत्र में आते हैं सेवा जो कि नौकरी उकरी होता है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, इनमें से सभी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा, ये प्राइवेट है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? सॉफ्टवेयर में। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला भी ऊर्जा देता है, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है सभी। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है भोजन, वस्त्र, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है उद्योग। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली में। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है शिक्षा। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था 2001 में। अब 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे, वैश्वीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इन्फोसिस। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? रोजगार क्षेत्र में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? विनिर्माण क्षेत्र। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1995 में। भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नोएडा में। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी बाहर की कंपनी है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था से समन्वय। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4।
नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले टाटा नहीं है, ये अपने देश का है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान नहीं है, कौशल नहीं है, अनुभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं सही हो। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? विस्तृत अर्थव्यवस्था को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो विश्व बैंक नहीं है, IMF नहीं है, UNO नहीं है, इनमें से कोई नहीं। दूर संचार सुविधा नहीं है, संवाद। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला। अब लास्ट चैप्टर है 7वां, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35 को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क का। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 1986 में। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, अथवा ऐसे ही पूछ सकता है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एग मार्क का। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो एग मार्क। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया नहीं लगता, इनमें से कोई शुल्क नहीं है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ अक्टूबर 2005 में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811 4000। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है कंपनी। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है कॉल सेंटर का।